दोस्तों और मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। वर्ण और ध्वनियाँ भी सीख गई डब्लू की दुल्हनिया और बताती है जुबनिया भाग 4 में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप सीधे भाग 4 को सुन रहे हैं तो आप तुरंत भाग कर भाग 1 पर जाइए और 1, 2, 3 पढ़ने के बाद ही इस चौथे भाग को आप पढ़िए, क्योंकि आपका क्रमबद्ध अध्ययन होगा तो ये समझ और अच्छी बनेगी। इसके पहले हम लोग स्वर पढ़ चुके हैं, व्यंजन पढ़ चुके हैं और वर्णों के उच्चारण स्थान के आधार पर जो निर्मित श्रेणियां बनी थी, जैसे कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य आदि, तो इनको भी पढ़ा जा चुका है। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे वर्णों को नाद की दृष्टि से। नाद जो आपको ये दिखाई दे रहा है, नाद की दृष्टि से स्वर तंत्रियां झनकृत नहीं होती हैं और कुछ झनकृत होती हैं। इसके आधार पर जो है व्यंजन के 2 भेद किए गए हैं। एक को हम बोलते हैं अघोष व्यंजन और दूसरे को बोलते हैं सघोष या घोष व्यंजन। और इस पर लिमिटेड सवाल है, एकदम फिक्स है, लेकिन ये याद रह जाना आपके लिए ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इस पे बहुत विभिन्न प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, सब निश्चित है। तो नाद की दृष्टि से कहने का तात्पर्य यह है कि गूंज हो, जिसका उच्चारण किया जाए और बोला जाए तो उसमें एक गूंज हो। जैसे होता है ना उद्घोष, आप अक्सर रामायण महाभारत में देखे होंगे कि आवाज आकाशवाणी से जब आती थी तो उसमें एक गूंज होती थी, एक इको होता था। तो वैसे व्यंजन वर्णों को जब हम बोलेंगे तो उसमें कुछ को जब बोला जाएगा तो बोलने के बाद स्वर तंत्रियां हमारी झनकृत होंगी और कुछ में नहीं होंगी। तो इसी के आधार पर अघोष और सघोष का विभाजन किया गया है। जिसमें अघोष है, अ लगता है तो उसका अर्थ निगेटिव सेंस में लोग लेते ही हैं, जैसे अधर्म हो गया तो मतलब धर्म पर वह नहीं है, अनर्थ हो गया अर्थ पर वो नहीं है, तो निगेटिव सेंस होता ही है। तो अघोष है, इसका मतलब कि नाद की दृष्टि से स्वर तंत्रियां झनकृत नहीं हो रही हैं। इसी का ठीक अपोजिट कर देंगे कि नाद की दृष्टि से स्वर तंत्रियां झनकृत होती हैं, तो क्या हो जाएगा? सघोष या घोष हो जाएगा। इसमें कौन से व्यंजन आते हैं और कौन से स्वर आते हैं, इसे हम लोग बहुत आसानी से याद कर सकेंगे। देखिए, भाग 1 में ही आपको बताया गया था कि ये क ख ग अंग जैसे आपने याद किया है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कवर्ग, चवर्ग, पवर्ग, जब हम इस तरह से चलते हैं, ठीक। और जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं, जैसे ये क और ये ख के लिए 2 है, क के लिए 1 है, यानी ये प्रथम वर्ग है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ और ये पंचम वर्ग है। तो इसमें प्रथम और द्वितीय वर्ग के जो व्यंजन हैं वो शामिल हैं। अघोष में कौन शामिल है? प्रथम और द्वितीय वर्ग के। और हम लोग बिल्कुल क्रम से चल रहे हैं। देखिए, गिनती भी शुरू होती है तो कहाँ शुरू होती है? 1, 2। यहाँ भी ये जो शुरू हुआ है क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, तो इसके ऊपर जो लिखा हुआ है तो यहाँ भी क्रम से चल रहा है, 1, 2, 3, 4, 5। तो अघोष में कौन शामिल होगा? अघोष में जो है प्रथम वर्ग, और प्रथम वर्ग कहेंगे तो यहाँ से क, च, ट, त, प, ख, छ, ठ, थ, फ आएगा। तो इसको हम लोग संक्षेप में लिख दे रहे हैं 1 और 2, क्योंकि 1 के बाद 2 आता ही है। तो प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग, और सब में 5 5 है, तो ये 5 5 10 हो गया। और इसके साथ साथ और क्या आएगा? तो ये जो स जो होता है, स का समूह, षटकोण वाला स और संभव वाला स, ये तीनों स साथ साथ आपने यहाँ भी देखा होगा। ये उष्म या संघर्षी में आप देख रहे हैं कि तीनों साथ साथ है। अल्फाबेट में जब हम पढ़ते हैं वर्णमाला में तो ये साथ साथ आता ही है, तो ये तीनों साथ साथ यहाँ पर हैं। तो इनकी संख्या कुल टोटल कितनी हो जाएगी अघोष की? 5 5 10 और 10 3 13। तो देखिए कितना आप सिस्टमेटिक शुरू किए हैं। 1 2, ये 1 2 क्या है? प्रथम वर्ग है, मतलब एक खड़ा खड़ा, ठीक है। तो इसमें ये होंगे, इसके अलावा ये तीनों श होगा, ठीक। तो 5 5 10 3 13, तो 12 के अगर इनको एक साथ हम पढ़ें तो 12 हो जाएगा। 12 के बाद क्या आएगा? 13। अघोष व्यंजन की संख्या कुल कितनी हो गई? 13। और आप ये आसानी से बता सकेंगे कि नहीं? इसको रटना है नहीं, क ख ग आपको याद ही है, बस कचट तब बोल लेंगे। और इसके बाद ख के जस्ट नीचे जो आता है, फिर उसके जस्ट नीचे आता है, उसके जस्ट नीचे आता है, उसके जस्ट नीचे आता है, इनको हमको ध्यान में रखना है। और इसके बाद ये स, तो इस प्रकार इनकी संख्या हो गई 13। अगर इनकी संख्या 13 है तो देखिए इन दोनों में विपरीत का संबंध है, ठीक है, प्रतिप संबंध है। तो यहाँ इसको हम उल्टा कर देते हैं, ये 13 है, इसको हम उलट देंगे तो क्या हो जाएगा? 31। 31, इसका मतलब ये सघोष या घोष व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 31। ये 31 होगी कैसे? अगर प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग यहाँ रखा गया है तो जो शेष वर्ग है वो कौन सा है? 3 4 और 5। मतलब इसका ये हुआ कि ये ग वाला कॉलम पूरा, ये घ वाला
और ये अंगा वाला पंचमाक्षर वाला। तो इस प्रकार इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 15। इसके अलावा य, र, ल, व और उसके साथ साथ ह। आपने यहाँ देखा होगा उस व्यंजन में कि तीनों स के साथ ह था ना, और यहाँ पर जब अघोष की हम बात करते हैं तो उसमें ह नहीं होता है। तो ये ह कहाँ होता है? ये साथ साथ रहते हैं, तो इसके साथ तो यहाँ पर नहीं है। तो कहाँ है? ये देखिए, जब यहाँ नहीं है तो इसको यहाँ पर रखा गया है। तो य, र, ल, व के साथ, और य, र, ल, व को आप अंतस्थ व्यंजन पढ़े ही हैं। तो य, र, ल, व है प्लस ह है। इसके अलावा सारे स्वर हैं, सारे स्वर ये हैं। सारे स्वरों की संख्या कितनी है? 11। और ये 5 तिहाई 15, कितना हो गया? 26। और 26 और 1 2 3 4 5, 26 5 31। अब इसको आपको रटना नहीं है कि आप रटें 31 है, ये है, वो है, फ्लाइट है, कैसे करके रटना नहीं है, बल्कि आपको सीधे सीधे देख लेना है। तो जब भी आप पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? पहले आमतौर पर बोला जाता है सघोष अघोष, लेकिन आप पढ़ेंगे पहले अ से। स्वर का पहला अक्षर शुरू भी होता है अ से, और इसके अगर हम सिंबल बना लें तो दोनों को हम एक साथ जोड़ सकते हैं। जिसके लिए अगर ए कर लें सिंपली, तो ये नीचे आप देख रहे होंगे महाप्राण और अल्पप्राण का अंतर भी बताया गया है। तो यहाँ पर हम एम करेंगे, तो आप चाहें तो इसको ध्यान में ऐसे भी रख सकते हैं, ए यम। मतलब ये होगा कि कभी भी हम इधर सघोष को नहीं लाएंगे, क्योंकि इधर जो भी विशेषताएं हमको बताई गई हैं, हमको समझ में आई है, वो किसकी है? अघोष की है। इसलिए कन्फर्म हमेशा यही रहे। तो ए कर लेते हैं, तो ये अघोष हो गया, और इसके बाद इसका उल्टा कर देंगे, सॉरी ये अघोष हो गया तो इसका उल्टा कर देंगे तो ये सघोष हो जाएगा या घोष हो जाएगा। तो इसमें प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग तीनों स आ गया। नाद की दृष्टि से इसमें स्वर तंतुएं झनकृत नहीं होंगी, तो इसमें क्या होंगी? इसमें जो है केवल श्वास का प्रयोग होता है, और इसमें अगर केवल श्वास का प्रयोग होगा तो इसमें केवल किसका प्रयोग होगा? नाद का प्रयोग होगा। ठीक है, यही इसमें अंतर है, और इसी विशेषताओं के आधार पर अघोष और सघोष के प्रश्न बनते हैं। ज़्यादातर परेशानी यहाँ होती है कि इसमें कौन से व्यंजन हैं, कौन से स्वर हैं, इस तरह से अगर देखा जाता है तो समस्या आती है बस। तो इसके बाद हम लोग जस्ट आते हैं महाप्राण और अल्पप्राण पर। महाप्राण और अल्पप्राण भी व्यंजन वर्ण का एक वर्गीकरण है, जिसमें वायु प्रक्षेप के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण किया गया है। महाप्राण में जो है ज़्यादा श्वास की जरूरत पड़ती है या प्राण वायु की जरूरत पड़ती है, और अल्पप्राण जैसा कि नाम ही है इसमें कम जरूरत पड़ती है। तो इसमें कौन से वर्ग आएंगे? तो इसमें देखिए 2 4 लिखा हुआ, जैसे यहाँ 1 2 लिखा हुआ तो प्रथम और द्वितीय वर्ग आपने समझ लिया था। तो अब यहाँ आपको बताना भी ना पड़ेगा, ये 2 लिखा है और ये 4 लिखा है। इसका मतलब महाप्राण में द्वितीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग के ये इसमें जो व्यंजन हैं वो आएंगे। ठीक है, तो अब शेष बचता ही क्या है? 1 बचता है, फिर 2 यहाँ हो ही चुका है, 3 बचता है, 4 हो ही चुका है, अब क्या बचता है? 5। तो जो प्रथम वर्ग है, तृतीय वर्ग है और पंचम वर्ग है, ये किसमें आ जाएंगे? अल्पप्राण में आ जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि ये द्वितीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग, इसके साथ उष्म व्यंजन जुड़ा है, या तो हम उष्म व्यंजन कहें, और उष्म को आपको पहले ही बताया जा चुका है कि षटकोण की वजह से तीनों स और उसके साथ साथ ह भी उसमें शामिल होगा। तो ये 24 प्लस उष्म व्यंजन शामिल होगा, और इसके बाद इसमें क्या होगा? 135। और 135 हम बोल रहे हैं, लेकिन आप इसको प्रथम वर्ग, तृतीय वर्ग और पंचम वर्ग समझेंगे और यही बोलेंगे तो आसानी रहेगी। तो 135 के साथ साथ क्या है? इसमें अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ को भी आप जानते हैं, जैसे यहाँ पर आपको याद करवाया गया था अंतस्थ से करके या अंत करके, तो यह लव है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ द्वितीय और चतुर्थ का ये कॉम्बिनेशन जो है ये हमेशा यहीं पर रहेगा। और ये कैसे? इससे रिलेट कर लेते हैं। अघोष को आपने याद किया था, वो 12 था, 12 का दूना कितना होता है? 24। और अगर यहाँ 24 हो गया तो शेष तो आप यहाँ आसानी से निकाल ही सकते हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इसमें द्वितीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग और उष्म व्यंजन है। महाप्राण में चूंकि प्राणवायु ज़्यादा जरूरत पड़ती है और इसमें कम जरूरत पड़ती है, तो इसमें एक और भी विशेषता शामिल हो जाती है जिसको हम कहते हैं ह भी यहाँ शामिल है, और हकार की इसी की वजह से ध्वनि भी आती है। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा गया, बताइए निम्नलिखित में से किसमें हकार की ध्वनि उत्पन्न होती है? तो जो महाप्राण है, जैसा कि नाम है महाप्राण, को महाप्राण करके ही ना प्रश्न पूछा जाएगा, और फिर पूछा जाएगा बताइए किसमें हकार की ध्वनि होती है। तो ये जो ह लिखा हुआ है इसमें इसी में ह है ही, तो हकार की ध्वनि किसमें उत्पन्न होगी? महाप्राण में ही होगी। और इसमें अगर हकार की होगी तो इसमें हकार की ध्वनि नहीं होगी। इसमें ज़्यादा प्राणवायु की जरूरत पड़ेगी तो इसमें कम प्राणवायु की जरूरत पड़ेगी। अगर इसमें द्वितीय और चतुर्थ शामिल है तो इसमें 1 3 5 शामिल होगा। अगर इसमें उष्म शामिल है तो इसमें अंतस्थ शामिल होगा। तो इस तरह से इनकी विशेषताएं हैं। और ये ढ और ड जिसको आप द्विगुण के रूप में पढ़े थे, तो ये जब भी आप महाप्राण को पढ़ेंगे तो उसमें होगा हकार की एक ध्वनि आएगी। जैसे आप इसको पढ़ करके देखिए,
ढ, जैसे आप ढ बोलेंगे तो इसमें ह छुपा हुआ है, और आप ड बोलेंगे तो उसमें ह छुपा हुआ नहीं। तो ये नेचुरली है, एकदम आसानी से इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। और अब अगर बताना पड़े तो जैसे अब इसमें कई तरीके से सवाल बन सकते हैं। ये विशेषताओं के आधार पर इतना टिपिकल सवाल बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ह के बारे में कहा जाए कि ह निम्नलिखित में से क्या नहीं है, तो देखिए ह सघोष है लेकिन अघोष नहीं है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि ह क्या है, महाप्राण है, लेकिन ये अल्प प्राण नहीं है। तो इस पर हम लोगों ने पेपर भी बनाया हुआ है। 5वां भाग पढ़ने के बाद आप उस पेपर को करिएगा, उसका उत्तर भी होगा। पहले आप खुद भी देख लीजिएगा उसे हल करके कि आप कितना सही कर पाते हैं। और यकीनन आप अगर इस चार्ट के आधार पर समझे होंगे तो पेपर आपको बिल्कुल सरल लगेगा। लेकिन अगर आप समझे नहीं होंगे, किसी तरह से अपना काम चला रहे होंगे, तो फिर आपके लिए 50% करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप ये चौथे भाग तक पढ़ लिए हैं तो सिर्फ आपके लिए एक ही भाग पढ़ना, उसे और आप जरूर पढ़िएगा। 5वां यानी अंतिम भाग में आपका स्वागत है। धन्यवाद।